एक खिलता हुआ बोरा और उस बोरे में बंद एक ऐसा राज जिसने कई परिवारों की जिंदगी हमेशा के लिए बदल दी। जब तियान ने सड़क किनारे जाते उस ट्रक को देखा तो उसे लगा कि उसकी सालों की तलाश आज खत्म हो जाएगी। उसे लगा कि उस बोरे के अंदर उसका खोया हुआ बेटा है। लेकिन जब भारी सस्पेंस और धड़कती सांसों के बीच वो बोरा खोला गया तो जो सामने आया उसने सबके होश उड़ा दिए। ये कहानी सिर्फ एक बच्चे के अपहरण की नहीं है, बल्कि ये कहानी है एक बेबस माँ के उस सच की जिससे वो खुद अनजान थी, एक पिता के उस पागलपन की जो अपने बेटे के लिए हर हद पार कर जाता है, और एक मासूम बच्चे की जो अपने ही असली माँ बाप को देखकर खौफ से चिल्ला उठता है, मुझे इनसे डर लग रहा है। आखिर क्या था उस हिलते हुए बोरे का रहस्य? क्यों एक माँ अपने ही बच्चे को गोद में लेकर भागने पर मजबूर थी? और क्या एक डीएनए टेस्ट सालों के बिछड़े प्यार को वापस ला पाएगा? दिल को थाम कर बैठिए, क्योंकि मूवी स्ट्राइप में आज की कहानी आपके रोंगटे खड़े कर देने वाली है। तो चलिए मूवी स्ट्राइप आपको ले चलती है इस कहानी के सफर में। 18 जुलाई 2009 के एक दोपहर चीन के किसी शहर में तियान नाम का एक शख्स अपने साइबर कैफे के कामकाज में डूबा हुआ था। तभी उसके लैंडलाइन फोन की घंटी बजती है। तियान जैसे ही रिसीवर उठाता है, दूसरी तरफ से एक तोतली और मासूम आवाज गूंजती है, पापा। ये उसके 3 साल के बेटे फांग की आवाज थी। बेटे की आवाज सुनते ही तियान के चेहरे पर मुस्कान बिखर जाती है। वो लाड से पूछता है कि वो घर कब लौट रहा है। तभी फोन के दूसरी तरफ से बच्चे की आवाज के बदले उसकी एक्स वाइफ शाओ की आवाज सुनाई देती है। शाओ रूखे लहजे में कहती है कि वो अगले 2 घंटे में बच्चे को उसके पास छोड़ देगी। दरअसल तियान और शाओ का तलाक हो चुका है और शाओ ने दूसरी शादी भी कर ली है, मगर अदालत के फैसले के मुताबिक फांग की कस्टडी तियान के पास थी, जबकि शाओ को भी वक्त वक्त पर बेटे से मिलने की इजाजत मिली हुई थी। फांग दोनों की आंखों का तारा था। भले ही उनकी शादी के रिश्ते का अंत कड़वाहट के साथ हुआ था, पर बेटे की परवरिश और उसकी खुशियों के आगे दोनों अपने सारे गिले शिकवे भूल जाते थे। कुछ देर बाद शाओ फांग की उंगली थामे साइबर कैफे पहुंची। तियान को देखते ही वो एक नई डिमांड सामने रखती है कि फांग अब बड़ा हो रहा है और इस उम्र में एक बच्चे को माँ की ममता की ज्यादा जरूरत होती है, इसलिए वो चाहते हैं कि फांग कुछ वक्त उसके साथ बिताए। ये सुनते ही तियान का पारा चढ़ गया और वो सीधे जवाब में कहता है, अगर कस्टडी के नियमों में कोई बदलाव चाहिए तो सीधा अदालत का दरवाजा खटखटाए, उससे बहस ना करे। बात सिर्फ कस्टडी पर नहीं रुकती। शाओ इस बात से भी चिड़ी हुई है कि तियान बच्चे को वहाँ की स्थानीय बोली सिखा रहा है, लेकिन उसका मानना था कि बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए उसका सिर्फ शुद्ध चीनी भाषा सीखना ही सही होगा। इस मुद्दे पर भी दोनों के बीच थोड़ी नोकझोंक होती है। आखिरकार माहौल को और बिगड़ता देख शाओ अपने जिगर के टुकड़े को चूमकर वहाँ से विदा लेती है। उसके जाने की कुछ देर बाद गली के बच्चे फांग को बाहर खेलने के लिए आवाज देने लगे। तियान पहले तो मना करता है, पर तभी कैफे के अंदर कुछ लड़के कंप्यूटर गेम को लेकर आपस में भिड़ गए और गाली गलौज करने लगते हैं। तियान मजबूरन फांग को वहीं छोड़ उस झगड़े को शांत करने के लिए अंदर दौड़ा। इसी बीच मौके का फायदा उठाकर फांग के दोस्त उसका हाथ खींचकर उसे अपने साथ बाहर ले गए। तियान की भी नजर उन पर पड़ती है, पर चूंकि फांग रोज ही उन बच्चों के साथ कैफे के आसपास खेलता था, इसलिए उसे कोई खतरा महसूस नहीं हुआ और वो बेफिक्र होकर उन्हें जाने देता है। घड़ी में उस वक्त शाम के 4:30 बज रहे थे। बाहर निकलकर सारे बच्चे खेल के मैदान के मेन गेट के पास बैठ जाते हैं और अंदर खेल रहे बाकी बच्चों को बड़े चाव से निहारने लगते हैं। उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं था कि अगली कुछ घड़ियां उनके जीवन को हमेशा के लिए बदलने वाली है। तभी कहानी में एक दर्दनाक मोड़ आया। मैदान के गेट पर बैठे नन्हे फांग की नजर अचानक सड़क से गुजरती एक कार पर पड़ती है। वो कार उसकी माँ शाओ की थी, जो घर लौट रही थी। अपनी माँ को देखते ही मासूम फांग खुशी से झूम उठा और माँ माँ चिल्लाते हुए कार के पीछे दौड़ लगा देता है, मगर सड़क पर गाड़ियों का इतना शोर था कि बच्चे की वो नन्ही पुकार माँ के कानों तक नहीं पहुँच पाती। कार आंखों से ओझल हो गई, लेकिन उसका पीछा करते करते फांग रास्ता भटक जाता है और पूरी तरह खो जाता है। वो घबरा कर रोने ही वाला था कि तभी भीड़ में से एक अनजान आदमी आया और फांग को चुपचाप अपने कंधे पर उठाकर गायब हो गया। उधर शाम को तियान जब अपने साइबर कैफे को बंद करने की तैयारी कर रहा है तो काफी देर होने पर भी फांग वापस नहीं लौटा। वो घबराकर फांग के दोस्तों के घर गया। एक बच्चा बताता है कि फांग मैदान के बाहर बैठा था, पर अचानक कहीं चला गया। उन्हें लगा कि वो घर लौट गया होगा। ये सुनकर तियान के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने गुस्से और डर में उस बच्चे को डांटा। वो सबसे छोटा था, तुम्हें उसका ध्यान रखना चाहिए था। तभी उस बच्चे की माँ बोली, उन्होंने कुछ देर पहले फांग की माँ शाओ को वहाँ से जाते देखा था।
शायद वो उसे अपने साथ ले गई हो। तियान बिना कोई देरी किए सीधा शाओ के घर पहुंचा, पर फांग तो वहां था ही नहीं। दोनों ही बुरी तरह टूट गए। शाओ घबराहट में तियान पर चलाने लगी कि उसने बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखा। इसके बाद दोनों तुरंत फांग को ढूंढने निकल पड़े। तियान पुलिस को भी फोन करता है, लेकिन पुलिस ने संवेदनहीनता दिखाते हुए कहा, नियम के मुताबिक 24 घंटों से पहले गुमशुदा की रिपोर्ट दर्ज नहीं हो सकती और उन्हें खुद ही आसपास ढूंढने की सलाह देकर पल्ला झाड़ लेते हैं। शाओ अपने जान पहचान वालों से मदद मांगती है, जबकि तियान पागलों की तरह सड़कों पर खाक छानता है, पर फांग का कहीं अता पता नहीं। भटकते भटकते तियान अपने कुछ दोस्तों के साथ रेलवे स्टेशन पहुंचता है। दूसरी तरफ देखते हैं कि वही अनजान आदमी फांग को गोद में छिपाए ट्रेन के अंदर ले जा रहा है। स्टेशन पर इतनी भीड़ थी कि किसी की भी नजर उस मासूम पर नहीं पड़ी। कोई नहीं जानता था कि वह आदमी कौन है और फांग को कहाँ ले जा रहा है। अपने कलेजे के टुकड़े को ना पाकर तियान अंदर से पूरी तरह बिखर जाता है। एक लाचार पिता रेलवे स्टेशन के फर्श पर ही बैठकर एक छोटे बच्चे की तरह रोने लगा। इसके बाद तियान और शाओ पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस सीसीटीवी फुटेज को खंगालती है। स्क्रीन पर शाम के लगभग 5:30 बजे वो अजनबी आदमी फांग को कंधे पर लादे ज़ेब्रा क्रॉसिंग पार करता दिखाई देता है, पर उसका चेहरा साफ नहीं था। फिर आखिरी बार रात के करीब 7:30 बजे रेलवे स्टेशन की फुटेज पर फांग दिखता है, जहां वो उस आदमी के चंगुल से भागने की कोशिश कर रहा था। ये मंजर देखकर दोनों की आंखों आंसुओं से डबडबा गई। अभी कुछ दिन पहले ही फांग के माथे पर चोट लगी थी, जो पूरी तरह ठीक भी नहीं हुई थी। अपनी औलाद को इस हाल में देख शाओ का कलेजा फट गया। वो रोती चिल्लाती हुई पुलिस पर बरस पड़ी। अगर उन्होंने रात को ही रिपोर्ट लिख ली होती तो उनका बच्चा आज मिल जाता। थाने से बाहर आते ही शाओ का सारा दुख खौफनाक गुस्से में बदल गया। वो तियान पर टूट पड़ी और उस पर लगातार थप्पड़ बरसाते हुए रोकर बस एक ही बात कहती, मेरा बेटा मुझे वापस ला दो। तियान के पास इस गहरे दर्द का कोई जवाब नहीं था। वो बस बेबस होकर खामोश खड़ा है। दिन हफ्तों में, हफ्ते महीनों में और महीने पूरे 1 साल में बदल जाते हैं, लेकिन फांग का कहीं कोई सुराग नहीं मिलता। पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिली, जिसके बाद तियान ने फैसला किया कि वो खुद अपने बेटे को ढूंढेगा। उसने इंटरनेट पर फांग की तस्वीर डालकर पोस्ट किया, जो कोई उसके बेटे को सही सलामत वापस लाएगा वो उसे एक बड़ा इनाम देगा। वो पोस्ट में ये भी लिखता है कि उसके बेटे को आड़ू यानी कि पीच से एलर्जी है, इसीलिए उसे पीच बिल्कुल न खिलाया जाए। पूरे शहर में उसने वो पोस्टर लगवा दी और जगह जगह कैंप बनाकर लोगों से मदद मांगता है। अब जो कोई भी फोन करके कहता कि उसने फांग को देखा है, तियान तुरंत उससे मिलने निकल पड़ता। लेकिन धीरे धीरे उसके पास पैसों के लालची लोगों के फर्जी फोन आने शुरू हो गए, जो कहते, तुम्हारा बेटा हमारे पास है, पहले पैसे भेजो फिर बच्चा मिलेगा। एक दिन एक आदमी ने फोन करके कहा कि उसने फांग को ढूंढ लिया है। तियान बड़ी उम्मीद के साथ बताई गई जगह पर पहुंचा, लेकिन वहां जाकर पता चलता है कि वो कोई और ही बच्चा था। दरअसल वो आदमी पैसों के लालच में और गरीबी के कारण अपने ही बच्चे को तियान का बेटा बताकर उसे बेचने की कोशिश कर रहा था। लेकिन तियान बच्चे को देखते ही पहचान जाता है कि ये उसका फांग नहीं है और गुस्से में वहां से चला आया। वक्त के साथ लोग और अखबार दोनों ही इस बात को भूलने लगते हैं। यहाँ तक कि अखबारों में गायब बच्चों की जगह खोए हुए पालतू जानवरों की खबरें छपने लगती है। पुलिस भी इस केस से पीछे हटने लगती है। वो तियान और शाओ से कहते हैं, हर साल हजारों बच्चे खो जाते हैं, इसलिए वो दोनों बस अपना डीएनए सैंपल जमा करवा दे, ताकि कोई भी बच्चा कभी मिले तो पहचान हो सके। इस 1 साल में रोज रोज आने वाले फर्जी फोन कॉल्स ने दोनों को मानसिक रूप से पूरी तरह तोड़ दिया था। फिर एक सुबह तियान के फोन पर एक बच्चे की तस्वीर और एक मैसेज आया, जिसे देखकर उसके दिल में उम्मीद तो जागती है, पर साथ ही धोखे का डर भी होता है। इसीलिए वो मिलने जाने से पहले अपनी सेफ्टी के लिए एक चाकू रख लेता है। तभी उसे शाओ का फोन आया, जो रोते हुए कहती है, वहाँ मत जाओ, वो फोटोशॉप की गई नकली तस्वीर है। लेकिन एक बेबस पिता अपनी आखिरी उम्मीद नहीं छोड़ना चाहता। तियान उसकी बात अनसुना कर फोन काट देता है और इनाम के सारे पैसे लेकर निकल पड़ा। वहाँ पहुँचने पर तियान को एक आदमी के साथ एक बच्चा खड़ा दिखाई दिया, जिसका मुंह दूसरी तरफ था। तियान ने कई बार उसे फांग कहकर पुकारा, लेकिन बच्चा नहीं मुड़ता। आखिर में तियान जमीन से एक छोटा पत्थर उठाकर बच्चे की तरफ फेंकता है। आवाज से जब बच्चा पीछे मुड़ा तो तियान का दिल एक बार फिर टूट गया। वो फांग नहीं था, ये भी सिर्फ इनाम की पैसों के लिए रचा गया एक धोखा था। इतने में वो बदमाश पैसे छीनने के इरादे से तियान के पीछे पड़ गए। भागते भागते वो रेलवे ट्रैक पर पहुंच जाता है, जहां वे गुंडे उसे चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब खुद को बचाने के लिए तियान ने तुरंत अपना चाकू निकाला
और चिल्लाकर बोला, मेरे पास मत आना, ये मेरी पूरी जिंदगी की कमाई है, यही वो पैसे हैं जिससे मैं अपने बेटे को वापस लाऊंगा। तियान उन गुंडों के सामने रोते हुए बार बार विनती भी करता है कि यही पैसे उसके बेटे को वापस पाने की आखिरी उम्मीद है, इसीलिए इसे मत छीनो। लेकिन उन गुंडों को उसकी लाचारी से कोई फर्क नहीं पड़ा। तियान उस वक्त एक पुल पर खड़ा था। जब उसे बचाने का कोई और रास्ता नहीं दिखा तो वो पैसों के बैग को बचाने के लिए सीधे पुल से नीचे नदी में छलांग लगा दी और किसी तरह वहां से बच निकला। दूसरी तरफ बेटे को खोने के सदमे से शाओ गहरे डिप्रेशन में चली जाती है। उसकी मानसिक हालत इतनी खराब हो जाती है कि उसे इलाज के लिए साइकाइट्रिस्ट के पास जाना पड़ता है। इस वजह से उसके और उसके दूसरे पति के रिश्ते भी बिगड़ने लगे। लेकिन शाओ को अब अपने खोए बेटे के सिवा किसी और चीज की परवाह ही नहीं थी। उधर तियान की भी हालत बयां करने वाली नहीं होती। एक दिन साइबर कैफे पर उस मकान मालिक ने आकर बताया कि उसने कई महीनों से दुकान का किराया नहीं दिया है। बेटे को ढूंढने के चक्कर में तियान ने अपने काम पर ध्यान देना बिल्कुल बंद कर दिया था। मकान मालिक भी उसे अगले महीने दुकान खाली करने को कहता है। तियान ने मोहलत मांगी कि वो जल्द ही सारा किराया दे देगा और अगले ही पल भावुक होकर कहने लगा, क्या पता उसका बेटा कभी लौट आए और उसे ढूंढते हुए सबसे पहले इसी दुकान पर आए। वो इस जगह को नहीं छोड़ सकता। मकान मालिक भी उसकी मजबूरी समझकर अब तक उसे नहीं निकाला और वो किराया भी नहीं मांग रहा, बस अपनी मजबूरियों के कारण दुकान खाली करने को कहकर चला जाता है। पास ही खड़ी शाओ उनकी ये सारी बातें सुन रही थी। वो देखते हैं कि तियान दिन रात दुकान पर सिर्फ इस उम्मीद में बैठा रहता कि शायद कभी बेटी की कोई खबर आ जाए। इस चक्कर में तियान ने अपनी सेहत पूरी तरह बिगाड़ ली थी। समय पर ना खाने और ना सोने की वजह से वो किसी गंभीर मरीज जैसा कमजोर दिखने लगा था। शाओ ने उसे नींद की गोलियों का एक डब्बा देकर कहा, तुम अपनी नींद पूरी करो और अपना ख्याल रखो। अगर कोई भी खबर मिले तो मुझे तुरंत फोन करना। इतना कहकर जब वो जाने लगी तो तियान ने उसे रोका और अपने साथ एक जगह चलने को कहा। दोनों एक ऐसी जगह पहुंचे जहां बहुत से लोग इकट्ठा थे। असल में ये उन माता पिताओं का एक सपोर्ट ग्रुप था जिनके बच्चे खो चुके थे। इस ग्रुप को हान नाम का एक आदमी ने शुरू किया था जिसका अपना बच्चा भी गायब हो गया था। वहाँ मौजूद सभी माँ बाप एक दूसरे का हौसला बंधाते। हर कोई अपनी कहानी सुनाता कि उनका बच्चा कैसे खोया, उसके साथ बिताए दिन कैसे थे और उसके जाने के बाद उनकी जिंदगी कैसे बिखर गई। और अपनी कहानी कहते हुए सब रो पड़ते। चूँकि वहाँ मौजूद ज्यादातर लोगों के बच्चे को किडनैप किया गया था, इसीलिए ग्रुप जगह जगह जाकर लोगों को बच्चों के अपहरण के खिलाफ जागरूक करने का काम भी करता था। पहली बार तियान और शाओ भी उस ग्रुप की मीटिंग में शामिल होते हैं। ग्रुप के लीडर हान दोनों से बारी बारी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने को कहता है। तियान ने किसी तरह खुद को संभाल कर अपनी कहानी शेयर की, लेकिन जब शाओ की बारी आई तो वो खुद पर काबू नहीं रख पाती। कहते कहते उसकी आवाज भारी हो जाती है और रो पड़ती है। वो रोते हुए कहती है, उस दिन मुझे बार बार लग रहा था कि मेरा बेटा कार के पीछे आ रहा है, लेकिन मैंने ध्यान नहीं दिया। अगर एक बार भी शीशा नीचे करके पीछे देख लिया होता तो आज मेरा बेटा मेरे साथ होता। वो खुद को ही इस घटना का जिम्मेदार मानती है। उसे इस तरह टूटते देख वहाँ मौजूद सभी लोग उसे हिम्मत देने के लिए तालियां बजाई और ग्रुप का हौसला बढ़ाने वाला एक गीत भी गाया। एक माँ का ये दर्द देखकर वहाँ मौजूद हर शख्स भावुक हो जाता है। अब कुछ समय बाद तियान जब अपने घर लौटा तो वहाँ शाओ का दूसरा पति उसका इंतजार कर रहा होता है। उसने तियान का हालचाल पूछा और फिर बोला, अगर फांग को ढूंढने के लिए पैसों की जरूरत हो तो वो मदद के लिए तैयार है। लेकिन तियान ने उसकी मदद लेने से मना कर दिया। दरअसल वो तियान से ये कहने भी आया था कि बेटे के खोने के बाद से शाओ पूरी तरह बदल गई है। इस घटना का असर अब उनके मैरिड लाइफ पर पड़ रहा है, इसीलिए वो तियान से शाओ को समझाने की रिक्वेस्ट करता है। तियान ने शांत रहकर कहा, यह आप दोनों का निजी मामला है, मैं इस पे नहीं पढ़ना चाहता। उसने ये भी कहा कि तुम फांग के असली पिता नहीं हो ना, इसलिए तुम शाओ का ये दर्द कभी नहीं समझ सकते। उसका जवाब सुनकर शाओ का पति खामोश वहाँ से चला गया और तियान अपनी दुकान खाली करने के लिए सारा सामान समेटने लगा। कुछ दिनों बाद लापता बच्चों के माता पिता के संगठनों को पुलिस इंस्पेक्टर का फोन आता है कि उन्होंने बच्चों की तस्करी करने वाले एक गैंग को पकड़ा है। ये खबर सुनते ही सभी के मन में अपने बच्चों को वापस पाने की उम्मीद दोबारा जाग उठी और सभी एक साथ वहाँ के लिए निकल पड़े। उस शाम जब सभी साथ बैठकर खाना खा रहे होते हैं तब हान अपने बेटे के खोने का दर्द शेयर करता है। जिस दिन उसका बेटा किडनैप हुआ उसी दिन से उसने मांस खाना छोड़ दिया। उसने इंडोनेशिया की घटना का जिक्र किया जहां उसने देखा था कि कैसे तस्करी कर लाए गए बंदरों को बेरहमी से मारकर अमीर लोगों को परोसा जाता था। उस खौफनाक मंजर के बाद से ही
उसने हमेशा के लिए शाकाहारी बनने का फैसला कर लिया। अब बात करते करते हान की आंखें भर आई। तभी वहाँ एक पिता के फोन पर फिर से किसी ठग का फोन आया, लेकिन इस बार सभी लोग मिलकर उस ठग का मजाक उड़ाते हैं और उसे बेवकूफ बनाकर फोन काट दिया। कुछ पल के लिए सबके चेहरे पर मुस्कान तो आई, लेकिन उस हंसी के पीछे का दर्द साफ झलकता है। अब अगले दिन सभी पेरेंट्स पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं, जहां उन तस्करों को रखा गया था। वे एक एक करके उन अपराधियों को अपने बच्चों की तस्वीरें दिखाकर उनसे पूछताछ करने लगे, लेकिन अपराधी पूरी तरह खामोश है, क्योंकि उन्हें डर था कि कुछ भी बोलने से उनका केस और खराब हो जाएगा। उन्हें अच्छी तरह पता था कि मुंह खोलने पर उनके खिलाफ और सबूत मिल सकते हैं, जिससे उन्हें भारी सजा हो जाएगी। इसीलिए वो पूरी तरह से चुप है। हालांकि उनमें से एक ने इतना जरूर बताया कि वो बच्चों को नहीं बल्कि महिलाओं की तस्करी करता था। वो किसी बच्चों को नहीं जानता। अब तक तो कोई भी काम की जानकारी नहीं मिल पाई है। तभी तियान एक बुजुर्ग महिला अपराधी को फांग की तस्वीर दिखाकर पूछता है कि क्या उसने 2009 में इस बच्चे को कहीं देखा था। महिला बोली, मुझे नहीं लगता कि इस बच्चे को किडनैप किया था, पर इसका चेहरा देखा देखा सा है, शायद इसे इंटरनेट पर देखा हो। इसके बाद उसने एक ऐसी डरावनी बात बताई कि सभी खौफ में आ गए। 2009 में अपहरण किए गए बच्चों में एक बच्चा ऐसा था जिसने रास्ते भर बहुत परेशान किया था। इसलिए तस्करों ने उसे एक बोरे में बांधकर गाड़ी में दूसरी जगह ले जाने की कोशिश की थी, लेकिन उसने सिर्फ इतना सुना था कि दम घुटने की वजह से रास्ते में ही उस बच्चे की मौत हो गई। ये सुनते ही उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे उनकी दुनिया ही उजड़ गई हो, लेकिन फिर भी उन्होंने उम्मीद नहीं छोड़ा। वे खुद को समझाते हैं कि वो बच्चा उनका फांग नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो कम से कम उसका बॉडी तो मिलता। खैर, आखिरकार वहाँ किसी को भी अपने बच्चे का कोई सुराग नहीं मिलता और सब निराश होकर लौटने लगते हैं। रास्ते में जाते समय अचानक तियान की नजर सड़क किनारे जा रहे एक ट्रक पर पड़ती है, जिसके पीछे ठीक वैसा ही एक बड़ा बोरा बंधा था, जैसे उस बुजुर्ग महिला ने अपनी कहानी में बताया था। सबसे हैरानी की बात ये थी कि वो बोरा लगातार हिल रहा था, जिसे देखकर तियान तुरंत बाकी लोगों का ध्यान भी उस तरफ दिलाता है। सबको एक साथ यही शक हुआ कि शायद किसी गैंग ने फिर से किसी बच्चे का अपहरण करके उसे उस बोरे में भरा है। वो लोग उस ट्रक को रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन ट्रक का ड्राइवर उनकी गाड़ी देखकर और तेजी से भागने लगा, जिससे उनका शक और भी पक्का हो गया। ट्रक पूरी रफ्तार से भाग रहा है और तियान वो बाकी उसका पीछा कर रहे हैं। कुछ देर बाद ट्रक एक जगह जाकर फंस जाता है। ड्राइवर जल्दी से नीचे उतरकर पीछे रखा बोरा उठाकर भागने लगा। तियान और उसके साथी भी तुरंत बस से उतरकर उसके पीछे दौड़ पड़े। काफी देर तक पीछा करने के बाद आखिरकार उसे पकड़ लिया गया। घबराहट में जल्दी जल्दी उस बोरे को खोला गया। उसके अंदर मगर कोई बच्चा नहीं, बल्कि गैरकानूनी तरीके से पकड़ा गया एक जंगली जानवर होता है, जिसकी तस्करी की जा रही थी। ये देखकर सभी मायूस हो गए, क्योंकि उनके मन में उम्मीद थी कि यदि वो आदमी सचमुच बच्चों का तस्कर निकलता तो उसके जरिए उन्हें अपने बच्चों का कोई सुराग तो मिल पाता। ऐसा ना होने से सभी लोग पहले से भी ज्यादा निराश होकर भारी मन से अपने अपने घर लौट जाते हैं। उनके चेहरों पर उम्मीद की कोई किरण नहीं, बल्कि सिर्फ गहरा दुख और मायूसी दिखाई देती है। इस तरह समय और बीतता रहा और देखते देखते फांग को गायब हुए पूरे 2 साल गुजर जाते हैं, लेकिन उसका कहीं कोई अता पता नहीं चलता। फिर भी तियान और शाओ ने अपने बेटे को ढूंढने की उम्मीद नहीं छोड़ी थी। इस दौरान तियान का साइबर कैफे हमेशा के लिए बंद हो चुका था, इसीलिए अब वो सड़क पर एक छोटी सी रेहड़ी लगाकर खाने पीने का सामान बेचता है। इसके बावजूद उसने बेटे की तलाश बंद नहीं की और अपनी रेहड़ी पर भी फांग की बड़ी सी तस्वीर लगाकर नीचे साफ लिखा था कि जो भी उसके बेटे को ढूंढ कर लाएगा उसे 2 लाख युआन का इनाम दिया जाएगा। इसी बीच एक दिन तियान के मोबाइल पर किसी अनजान व्यक्ति की तरफ से लगभग 6 या 7 साल के एक बच्चे की तस्वीर भेजी जाती है। उस तस्वीर में दिखने वाला बच्चा काफी हद तक फांग जैसा ही लग रहा था। तियान सोचता है कि 2-3 साल में फांग भी बड़ा हो गया होगा और उसका चेहरा पहले से काफी बदल चुका होगा। यही सोचकर उसके मन में उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। वो तुरंत शाओ और हान को साथ लेकर उस आदमी से मिलने के लिए निकल पड़ा। वो आदमी तियान से कहता है कि जब वो एक गांव गया था तब उसने वहाँ फांग जैसे दिखने वाले एक बच्चे को देखकर उसकी तस्वीर खींच ली थी। तियान की पोस्ट इंटरनेट पर इतनी फैल चुकी थी कि बच्चे को देखते ही उसे तुरंत फांग की याद आ गई। तियान भावुक होकर कहता है कि अगर वो सचमुच उसका बेटा निकला तो वो उसे वादे के मुताबिक इनाम देगा, लेकिन उस आदमी ने मुस्कुराकर मना कर दिया और कहा कि वो तो बस यही चाहता है कि वो बच्चा अपने असली माँ बाप के पास वापस लौट आए। जिसने अपना बच्चा खोया हो उसके दर्द की गहराई का वो शायद कभी अंदाजा भी नहीं लगा सकता। और इसके बाद वो उन्हें उस गांव और घर का पूरा पता दे देता है। अगले ही दिन तीनों एक टैक्सी लेकर उस गांव के लिए निकल पड़ते हैं।
और वहाँ पहुंचकर पैदल ही उस घर तक जाते हैं। घर के बाहर एक छोटा बच्चा खड़ा होकर बतख को दाना खिला रहा था, जिसे तीनों कुछ दूरी पर छिपकर ध्यान से देख रहे हैं। उसी वक्त हान पुलिस को फोन करके तुरंत वहाँ आने को कहता है, लेकिन तियान और शाओ की निगाहें सिर्फ उस बच्चे पर टिकी थी। 3 साल में बच्चों का चेहरा काफी बदल जाने के कारण वो दूर से ये तय नहीं कर पा रहे थे कि वो सचमुच फांग है या नहीं। तो वह धीरे धीरे उसके पास पहुँचे और पीछे से प्यार से फांग पुकारा। जैसे ही बच्चा पीछे मुड़ता है, शाओ की धड़कनें तेज हो गई। वो फौरन उसके पास आकर उसके माथे को ध्यान से देखने लगी। वहाँ ठीक उसी तरह का एक छोटा सा निशान बना हुआ था जहाँ बचपन में फांग को चोट लगी थी, जिसे देखते ही दोनों को पूरा यकीन हो जाता है कि यही उनका बेटा है और दोनों भावुक होकर उसे गले लगाने की कोशिश करते हैं। तभी अचानक उस बच्चे की पालने वाली माँ ली वहाँ पहुँच गई और घबरा कर चिल्लाने लगी, मेरे बच्चे को छोड़ दो। उसे अपनी तरफ खींचने लगती है, लेकिन तभी तियान अपने बेटे को गोद में उठाकर वहाँ से भागने लगा। पीछे पीछे ली भी रोते हुए अपने बेटे को जियांग जियांग कहकर पुकारती है। वो पूरे गांव में जोर जोर से चिल्लाने लगती है कि कुछ लोग उसके बेटे को उठाकर भाग रहे हैं। आवाज सुनकर आसपास के सभी गांव वाले बाहर निकलकर उन तीनों का पीछा करने लगे। उधर वो बच्चा भी लगातार माँ माँ कहकर रो रहा है और तियान की गोद से छूटने की पूरी कोशिश करते हुए उसके चेहरे पर हाथ मार रहा है। किसी तरह भागते भागते तीनों टैक्सी तक तो पहुँचे, लेकिन जब टैक्सी ड्राइवर ने देखा कि पूरे गाँव के लोग उनके पीछे दौड़ रहे हैं तो वो डर के मारे उन्हें वहीं छोड़कर टैक्सी लेकर भाग खड़ा हुआ। पर तियान हार नहीं मानता। वो रोते हुए बच्चे को गोद में उठाकर लगातार भागता रहता है, लेकिन ज्यादा देर तक ऐसा करना संभव नहीं था। बच्चा लगातार ली को माँ माँ कहकर पुकार रहा था। दूसरी ओर ली भी अपने बेटे को इस तरह किसी और की गोद में देखकर बुरी तरह घबराई हुई है। वो रोते रोते उनके पीछे दौड़ते हुए अपने बेटे को वापस मांग रही है। आखिरकार गाँव वालों ने तीनों को पकड़ लिया और उन्हें पीटना शुरू कर दिया, लेकिन ठीक उसी वक्त पुलिस वहाँ पहुँच गई। पुलिस ने तुरंत सभी को रोका और तियान, शाओ, हान और ली को अपने साथ पुलिस स्टेशन ले गई। दूसरी तरफ ली का घर दिखाया गया, जहां उसकी एक छोटी सी बेटी अकेली बैठी होती है, जो बार बार अपनी माँ और बड़े भाई को ढूंढ रही थी। वो समझ नहीं पा रही कि दोनों अचानक कहाँ चले गए। उधर पुलिस स्टेशन में ऑफिसर ली से लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन ली पूरी मासूमियत से रोते हुए बार बार सिर्फ एक ही सवाल पूछती है, मेरा बेटा कहाँ है ऑफिसर? वो लोग मेरे बेटे को क्यों ले गए और वो अभी कहाँ है? प्लीज मेरा बेटा मुझे वापस ला दीजिए। उसकी आंखों से लगातार आंसू बह रहे थे और उसकी आवाज में एक बेबस माँ का दर्द साफ सुनाई दे रहा था। पुलिस ऑफिसर ली से कहता है कि वो बच्चा सच में उसी का बेटा है या नहीं, इसका फैसला अगले दिन आने वाले डीएनए जांच की रिपोर्ट के बाद ही होगा। पूछताछ आगे बढ़ने पर ली ने अपनी जिंदगी की सच्चाई बताते हुए कहा कि वो कभी माँ नहीं बन सकती थी। इसी वजह से उसके पति ने शहर में किसी दूसरी महिला के साथ संबंध बना लिया था और लगभग 3 साल पहले वो उसी महिला से पैदा हुआ बेटा घर लेकर आया था। ली ये भी बताती है कि उसके पति की 1 साल पहले ही मौत हो चुकी है। इसके बाद पुलिस ऑफिसर ने उसे सीसीटीवी फुटेज से निकाली गई उस आदमी की तस्वीर दिखाई जिसने 3 साल पहले फांग का अपहरण किया था। तस्वीर देखते ही ली घबरा उठी और बोली, ये आदमी बिल्कुल मेरे पति जैसा ही दिख रहा है, लेकिन मुझे ये कभी पता नहीं था कि मेरा पति किसी बच्चे को चुरा कर लाया था। और बार बार कहती है कि उसका पति बहुत अच्छा इंसान था, वो ऐसा अपराध कभी नहीं कर सकता, शायद पुलिस से ही कोई गलती हुई है। इतना कहते हुए वो रोने लगती है और हाथ जोड़कर विनती करती है कि उसका बेटा उसे वापस दे दिया जाए। उधर पुलिस फांग से भी पूछताछ कर रही है और उसके परिवार के बारे में सवाल पूछती है, लेकिन फांग को अपने अपहरण की कोई बात याद नहीं होती। वो मासूमियत से बोला कि उसके बाबा की तो 1 साल पहले ही मृत्यु हो गई थी और उन्हें पहाड़ पर दफनाया गया है। फिर वो रोते हुए कहता है कि उसकी छोटी बहन लियांग घर पर अकेली होगी, इसीलिए उसे वहाँ जाने दिया जाए। जब पुलिस को घर में एक और बच्ची के होने की बात पता चली तो वो तुरंत ली के घर से उस छोटी बच्ची को भी पुलिस स्टेशन ले आते हैं। जब ली से बच्ची के साथ उसका रिश्ता पूछा गया तो उसने डर के मारे झूठ बोल दिया कि वो उसके भाई की बेटी है, ताकि पुलिस उसे भी अलग न कर दे। लेकिन तभी वो छोटी बच्ची माँ कहकर बुलाने लगी, जिससे पुलिस का शक और भी बढ़ जाता है। वो ली से सख्ती से पूछते हैं आखिर वो बच्ची कहाँ से आई। तब ली ने बताया कि उसके पति को वो बच्ची एक कंस्ट्रक्शन साइट पर अकेली मिली थी, तो वो उसे घर ले आया। लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं, क्योंकि फांग के साथ भी यही कहानी जुड़ी थी और उन्हें लगता है कि इस बच्ची को भी कहीं से उठा कर लाया गया है। ली पुलिस का इरादा समझते ही तुरंत बच्ची को गोद में उठाकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन पुलिस ने उसी समय उसे पकड़ लिया। दूसरी ओर यहाँ फांग लगातार अपनी माँ को ढूंढते हुए पुलिस से कहता है, अंकल मेरी माँ कहाँ है, मुझे उनके पास जाने दीजिए।
कुछ देर बाद तियान और शाओ भी उससे मिलने आते हैं और प्यार से समझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बेचारा फांग उन्हें पहचानता ही नहीं। वो अपने असली माँ बाबा से ही डर रहा होता है और रोते हुए बोला, अंकल प्लीज इन्हें यहाँ से ले जाइए, मुझे इनसे डर लग रहा है। अपने ही बेटे के मुंह से ये बातें सुनकर दोनों अपने आंसुओं को रोक नहीं पाते। बाहर आने के बाद तियान की हालत संभालने लायक नहीं होती, क्योंकि जिस बेटे को पाने के लिए उसने सालों तक हर दरवाजा खटखटाया, वही बेटा आज उससे डर रहा था। वो बुरी तरह से रो पड़ता है। सच कहे तो ये दृश्य किसी को भी बेहद भावुक कर देगा, क्योंकि अपने ही बच्चे के मुंह से ऐसी बातें सुनना हर माँ बाप को गहरा दर्द के सिवा कुछ नहीं देगा। अब कुछ दिनों बाद आखिरकार डीएनए जांच की रिपोर्ट आ गई, जिससे ये साबित हो गया कि वो बच्चा सचमुच फांग ही है। इसके बाद अदालत ली को जांच की प्रक्रिया में रुकावट डालने के आरोप में 6 महीने की जेल की सजा सुनाती है। हालांकि जांच में उसका बच्चों का अपहरण करने वाले गिरोह से कोई संबंध नहीं मिलता, क्योंकि ये अपराध उसके मृत पति ने किया था, इसीलिए उसे अपहरण के मामले में दोषी नहीं ठहराया जाता। उधर छोटी बच्ची लियांग का भी डीएनए टेस्ट कराया गया, लेकिन वो चूंकि सारा की नहीं होती, तो इसीलिए अदालत उसकी भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए उसे शहर के एक अनाथालय में भेजने का आदेश देती है। दूसरी ओर फांग आखिरकार अपने असली माँ बाबा यानी तियान और शाओ के साथ रहने लगता है। 6 महीने की सजा पूरी करने के बाद ली जैसे ही जेल से रिहा होती है, वो सबसे पहले अपनी बेटी लियांग से मिलने उसी अनाथालय पहुंची जहां उसे रखा गया था। लेकिन कानूनी रूप से बच्ची पर कोई अधिकार न होने के कारण वहां के मैनेजर उसे लियांग से मिलने की अनुमति नहीं देते। ली बार बार हाथ जोड़कर सिर्फ एक बार मिलने की विनती करती, पर मैनेजर उसकी एक बात नहीं मानता। जब उसे कोई और रास्ता नहीं दिखता, तो उसी रात उसने अनाथालय की दीवार और खंबे पर चढ़कर खिड़की से अपनी बेटी को देखने की कोशिश की। अंदर लियांग अकेली बैठी थी। जैसे ही ली ने उसे आवाज दी, लियांग अपनी माँ को देखते ही खुशी से जोर जोर से माँ माँ पुकारने लगती है, और तभी वहाँ के स्टाफ को इसकी भनक लग जाती है, जिन्हें आता देख ली तुरंत नीचे उतर गई। वो अपनी बेटी से ठीक तरह मिल भी नहीं पाई। हालांकि ली किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को अनाथालय में नहीं छोड़ना चाहती थी, क्योंकि उसने भले ही उन दोनों बच्चों को जन्म न दिया हो, पर उन्हें हमेशा अपनी सगी संतान की तरह पाला पोसा था। वो अगले ही दिन एक वकील से मिलने उसके दफ्तर पहुंचती है, लेकिन सीनियर वकील पूरे मामले की जानकारी मिलते ही उसका केस लड़ने से ही इनकार कर देता है। उसी दौरान उसकी मुलाकात वहाँ काम करने वाले एक जूनियर वकील दावाई से हुई। ली उसे मदद की रिक्वेस्ट करती है। दावाई ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी। ली उसे कहती है कि वो कानूनी रूप से लियांग को गोद लेना चाहती है। तब दावाई बोला, अगर ये साबित हो जाए कि उसकी पति ने लियांग का अपहरण नहीं किया था, तो शायद अदालत उसे बच्ची को कानूनी रूप से गोद लेने की इजाजत दे सकती है। ये सुनते ही ली तुरंत अपने पति के एक पुराने दोस्त से मिलने गई, जो सच जानता था कि लियांग का अपहरण नहीं हुआ था, बल्कि उसका पति उसे एक ऐसी जगह से उठाकर लाया था जहां वो बच्ची अकेली छोड़ दी गई थी। अब ली की विनती पर वो आदमी बिना किसी हिचकिचाहट के अदालत में गवाही देने के लिए तैयार हो जाता है। दूसरी तरफ तियान और शाओ की जिंदगी भी पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाई थी, क्योंकि फांग अभी भी उन्हें अपनी असली माँ बाप के रूप में स्वीकार नहीं कर पा रहा था और हर समय अपनी माँ और छोटी बहन के पास वापस जाने की बात करता। इतना ही नहीं, 3 साल गांव में रहने की वजह से फांग शुद्ध चीनी भाषा की जगह गांव की बोली ज्यादा बोलने लगा था। पहले तियान ही उसे बचपन में गांव की भाषा सिखाया करता था, लेकिन अब वही उसे प्यार से समझाने लगा है कि अगर वो सिर्फ गांव की भाषा बोलेगा तो आगे उसे बहुत कठिनाई होगी, इसलिए उसे धीरे धीरे चीनी भाषा बोलने की आदत डालनी चाहिए। उधर अगले दिन वकील दावाई के बॉस उसके साथ बहुत बुरा बिहेव करते हैं और गुस्से में आकर दावाई ने अपने बॉस को मुक्का मार दिया, जिस वजह से उसे अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। दफ्तर से बाहर निकलते समय उसकी मुलाकात फिर ली से हुई। ली ने कहा कि वो अपने सारे पैसे उसे दे देगी, बस वो उसका केस ले ले, और आगे कहा कि उसे अदालत के लिए गवाह भी मिल गया है। काफी देर बात करने के बाद दावाई उसका केस लड़ने को तैयार हो गया, क्योंकि नौकरी जाने के बाद इस समय उसे भी पैसों की बहुत जरूरत थी। इसी बीच शाओ भी फांग को उसकी छोटी बहन लियांग से मिलाने अनाथालय ले जाती है, क्योंकि फांग अक्सर अपनी बहन के बारे में पूछा करता, इसीलिए वो चाहती थी कि दोनों भाई बहन एक बार फिर मिल सके। इतने समय बाद जब दोनों भाई बहन एक दूसरे के सामने आए तो उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहता और वे दौड़कर एक दूसरे को कसकर गले लगा लेते हैं। इतने लंबे समय बाद अपने बेटे के चेहरे पर सच्ची मुस्कान देखकर शाओ की आंखें भर आई। पूरे दिन दोनों भाई बहन साथ खेलते और बातें करते हुए बिताते हैं। लियांग बोली, मुझे माँ के पास जाना है। तब फांग ने उसे प्यार से समझाया कि अब वो उनका घर नहीं है और वहाँ के लोग जानते हैं कि सच क्या है।
इसके बाद वो अपने साथ लाया चॉकलेट खोलकर आधा हिस्सा अपनी बहन को खिलाता है और थोड़ा खुद खाता है। ये सब कुछ थोड़ी दूरी पर खड़ी शाओ भी देख रही होती है। घर लौटने के समय वो प्यार से फांग से पूछती है, क्या तुम चाहते हो कि लियांग हमेशा के लिए घर में हमारे साथ रहे? अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर फांग पहली बार सचमुच खुश हुआ और वो पहली बार खुद आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ लेता है। शाओ के लिए वो पल उसकी जिंदगी का सबसे अनमोल पल था, क्योंकि इतने लंबे समय बाद पहली बार उसके बेटे ने उसे अपनी माँ के रूप में अपनाने की कोशिश की थी। फांग का पहली बार उसका हाथ पकड़ना उसके लिए किसी सपने के सच होने जैसा था। अब अगले दिन जब वकील दावेई और ली उस आदमी से मिलने पहुंचे जिसे अदालत में गवाह बनना था, लेकिन वो अपने बयान से पलट जाता है। वो कहता है कि उसने कुछ भी नहीं देखा और इस मामले में कोई बयान नहीं देना चाहता। दावेई को गुस्सा आ गया, उसका सारा समय और मेहनत बेकार हो जाने की वजह से, और वो वहाँ से जाने लगा। ली ने उसे रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी एक भी बात सुने बिना वो वहाँ से निकल जाता है। इसके बाद ली उसी आदमी से बात करने उसे रात को अपने कमरे में आने को कहती है। रात को जब वो आदमी पहुंचा तो ली उसे पैसे देते हुए हाथ जोड़कर अदालत में सच बोलने की भीख मांगती है, लेकिन वो इस मामले में नहीं फंसना चाहता और आखिर में ली इसके बदले में उस आदमी को उसके साथ एक रात बिताने का प्रस्ताव तक दे डालती है। एक माँ अपने बच्चे के लिए अपनी हजारों कुर्बानियां भी देने को तैयार रहती है। अब ली की इस बात पे वो आदमी कुछ देर सोचने के बाद तैयार हो जाता है। अगले दिन वो आदमी वादे के अनुसार अदालत में गवाही देता है, जिसे लेकर दावेई अनाथालय के मैनेजर के पास गया और उन्हें सारी कानूनी बातें समझाई। इसके बावजूद भी मैनेजर ली को लियांग से मिलने या उसे गोद लेने की अनुमति नहीं देता और कहता है कि भले ही ली ने बच्ची का अपहरण न किया हो, पर उसका नाम इस मामले से जुड़ा हुआ है। अगर वो ऐसी महिला को बच्ची सौंपेगा तो समाज में संस्था की बदनामी होगी और लोग उस पर कभी भरोसा नहीं करेंगे। इसीलिए वो किसी भी कीमत पर लियांग को ली के हवाले नहीं करेगा। और लियांग तुमसे भी एक बेहतर फैमिली डिजर्व करती है। मैनेजर की ये बातें ली के दिल में बहुत तेज चुभती है और वो फूट फूट कर रोने लगी, लेकिन वहाँ मौजूद कोई भी उसकी भावनाओं को नहीं समझ पाता। उसकी मैनेजर से काफी बहस भी हो जाती है, जिसके बाद मैनेजर गुस्से में उसे साफ शब्दों में मना करके वहाँ से चले जाने को कहता है। दोनों भारी मन से वापस लौट रहे होते हैं, तभी रास्ते में ली की नजर अचानक फांग पर पड़ती है, जो अपने असली माँ बाबा के साथ लापता बच्चों के संगठन के एक कार्यक्रम में आया हुआ था। अपने बेटे को देखते ही ली बिना कुछ सोचे बस कार से उतरकर उसकी ओर दौड़ पड़ती है और उसे कसकर गले लगाकर बोली, मेरा बेटा। फांग भी उसे देखते ही माँ कहकर पुकारता है। इतने दिनों बाद एक दूसरे को देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन तभी शाओ की उन पर नजर पड़ी और वो तुरंत वहाँ मौजूद सभी से कहने लगी, यही है वो औरत जिसने उसके बेटे का अपहरण किया था। इतना सुनते ही संगठन में मौजूद दूसरे माता पिता गुस्से से भर उठे और ली को घेर कर गालियां देते हुए उसे मारना पीटना शुरू कर दिया। ये सब देखकर दावेई तुरंत बीच में आकर उसे बचाने की कोशिश करता है। शायद उन सभी माता पिताओं के मन में अपने बच्चों को खोने का सालों का जो दर्द और गुस्सा जमा था, वो उस समय ली पर निकल पड़ा। तियान भी सबको रोकने की कोशिश करते हुए उसे ना मारने के लिए कहता है, लेकिन कोई उसकी बात नहीं सुनता। आखिर में ली दोनों हाथ जोड़कर सबके सामने जमीन पर बैठ जाती है और रोते रोते सबसे, यहाँ तक कि तियान से भी हाथ जोड़कर, जबकि सच तो ये था कि उसने कोई अपराध किया ही नहीं। आज वो सिर्फ अपने पति की गलती की सजा भुगत रही थी। उसने भले ही फांग और लियांग को जन्म ना दिया हो, लेकिन उन्हें हमेशा अपने बच्चों की तरह प्यार से पाला था और अब उन्हीं मासूम बच्चों से दूर रहने का दर्द उसके दिल में था। आखिर वो भी एक माँ ही थी और माँ बनने के लिए सिर्फ जन्म देना ही जरूरी नहीं होता, बल्कि दिल से निभाया गया रिश्ता भी उतना ही सच्चा होता है। आखिरकार दावेई किसी तरह ली को वहाँ से बचाकर अपने साथ ले आया। इसके बाद जब वो अपने घर आया तो पता चला कि उसकी माँ काफी समय गंभीर दिमागी रूप से बीमार है। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी और परिवार में उनकी देखभाल करने वाला भी कोई नहीं था, इसीलिए उनकी पूरी जिम्मेदारी दावेई के कंधों पर आ गई थी। उसकी माँ की देखभाल करने वाली महिला भी नौकरी छोड़कर जा चुकी थी, क्योंकि उसकी माँ बहुत ही हिंसक हो जाती। उसी रात वो ली से मिला और उसे उसके दिए हुए सारे पैसे वापस लौटाते हुए कहा, अब मैं तुम्हारा केस बिना कोई फीस लिए लड़ूंगा। असल में उस दिन उसने पहली बार एक माँ का सच्चा दर्द अपनी आंखों से देखा था। दूसरी तरफ तियान को देखते हैं, जो इतना ही डरा हुआ है कि घर से बाहर कूड़ा फेंकने जाने में भी वो सोए हुए फांग को अपनी गोद में उठाकर साथ ले जाता, क्योंकि उसे हर पल यही डर सताता था कि कहीं उसका बच्चा उसे दोबारा दूर ना हो जाए। एक दिन तियान की नजर हान पर पड़ी, जो कार में बैठा दूर से तियान और फांग को देख रहा होता है।
तियान उसे बात करने उसके पास गया, लेकिन हान सोने का नाटक करने लगता है। वापस जब वो घर में घुसा तो तियान के मोबाइल पर हान का मैसेज आया। मैंने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए अपनी तरफ से सब कुछ कर लिया, लेकिन कुछ भी हासिल नहीं हुआ। मैं पूरी तरह थक चुका हूँ, मुझसे अब और कोशिश नहीं की जाएगी। शायद तियान को अपने बेटे के साथ देखकर उसके मन में अपने खोए हुए बच्चे की याद फिर से ताज़ा हो गई थी और सालों की तलाश के बाद वो मानसिक रूप से पूरी तरह टूट चुका था। अगले दिन शाओ और उसके पति के बीच गंभीर बातचीत होती है। उसका पति कहता है, मैंने कई बार तुमसे अपना खुद का बच्चा पैदा करने की बात कही थी, लेकिन तुमने हर बार मना कर दिया। अब जबकि फांग वापस आ चुका है, उसके बाद तुम एक और बच्चे को अडॉप्ट करने की बात कह रही हो। मैंने इस रिश्ते को बचाने के लिए अपनी तरफ से हर संभव कोशिश की, लेकिन अब मुझसे और नहीं होगा। और आखिर में उसे तलाक मांगते हुए बोला, अगर तुम चाहो तो तियान से दोबारा शादी कर सकती हो। सब कुछ सुनने के बाद शाओ चुपचाप वहाँ से चली आई। कुछ दिनों बाद फांग का जन्मदिन आया, जिसकी खुशी में तियान और शाओ मिलकर उसके लिए एक बड़ा बर्थडे पार्टी रखते हैं, जहाँ लापता बच्चों के ऑर्गेनाइजेशन के सभी सदस्य आए थे। पार्टी में हान नशे की हालत में सबके सामने एक अनाउंसमेंट करते हुए बताया, मेरी पत्नी फिर से प्रेग्नेंट है और जल्द ही मेरे घर एक नया बच्चा आने वाला है और अब मैं अपने खोए हुए बेटे की तलाश हमेशा के लिए बंद कर रहा हूँ। इसके साथ ही उसने स्वीकार कर लिया कि अब वो हार चुका है। ये सुनकर वहाँ मौजूद सभी बेहद उदास हो जाते हैं, क्योंकि वही इंसान था जिसने इतने सालों तक हर माँ बाप को उम्मीद और हिम्मत दी थी और वही यहाँ का लीडर भी था। आज जब वही हार मान रहा था तो बाकी लोगों की उम्मीद भी टूटने लगी। माहौल को संभालने तियान सबको समझाते हुए बोला, आज हान ने इतनी बड़ी खुशखबरी दी है, सभी को उसके लिए तालियां बजानी चाहिए। सभी हान को बधाई देते हैं और पार्टी का माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है, लेकिन अंदर ही अंदर हान पूरी तरह टूटा हुआ था। थोड़ी देर बाद वो सबसे दूर एक कोने में जाकर अकेले में बहुत रो रहा था, क्योंकि उसे अब अपने खोए बेटे की कभी वापस मिलने की कोई उम्मीद नहीं बची थी। अब कुछ हफ्तों बाद कहानी अदालत का दृश्य दिखाती है, जहां लियांग को गोद लेने के मामले की सुनवाई चल रही है। शाओ और ली एक दूसरे के सामने बैठे हैं। दावई ली की ओर से दलील देता है कि ली ने कभी लियांग का अपहरण नहीं किया था, बल्कि उसने उसे सिर्फ 2 महीने की उम्र से अपनी बेटी की तरह पाला है, इसीलिए असल मायने में वही उसकी माँ है और उसे ही कानूनी रूप से बच्ची को गोद लेने की अनुमति मिलनी चाहिए। दूसरी ओर शाओ की तरफ से मौजूद वकील और अनाथालय का मैनेजर अदालत में तर्क देते हैं कि शाओ लियांग को बेहतर शिक्षा, सुरक्षित भविष्य और एक अच्छा जीवन दे सकती है, इसीलिए बच्ची का भविष्य उसके साथ ज्यादा सुरक्षित रहेगा। अब ली भावुक होकर शाओ से बोली, मेरे पति ने जो अपराध किया उसके लिए दिल से माफी मांगती हूँ, लेकिन लियांग ही मेरी दुनिया का आखिरी सहारा और मेरा पूरा परिवार है, इसीलिए मुझसे लियांग को मत छीनो। शाओ भी जवाब में बोली, मैंने फांग से वादा किया है कि मैं उसकी छोटी बहन को हमेशा के लिए घर लेकर आऊंगी, इसीलिए मैं भी पीछे नहीं हट सकती। मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई नफरत या शिकायत नहीं है, मैं सिर्फ लियांग के बेहतर भविष्य के लिए उसे गोद लेना चाहती हूँ। जिस पर दावई बोला, मेरी क्लाइंट ली इसी शहर में रहकर काम करेगी और लियांग की पढ़ाई भी यहीं कराएगी। वही दूसरी तरफ की वकील कहती है, मगर इस वक्त ली के पास इतना आर्थिक क्षमता ही नहीं है कि वो बच्चे को एक अच्छा भविष्य दे सके। अब दावई अपना आखिरी दलील पेश करते हुए बोला, अगर ऐसी बात है तो शाओ भी अभी लियांग को गोद नहीं ले सकती, क्योंकि उनका तलाक अभी चल रहा है और किसी बच्चे को गोद लेने के लिए पति और पत्नी दोनों की कानूनी सहमति जरूरी होती है। अब सबके बाद जज फैसला सुनाते हैं कि फिलहाल लियांग को इन दोनों में से कोई भी गोद नहीं ले सकता, क्योंकि अगर बच्ची को ली के हवाले किया तो समाज में गलत संदेश जाएगा कि अपहरण के मामले से जुड़ी महिला को ही बच्चा सौंप दिया गया। वहीं दूसरी तरफ शाओ की तलाक अभी पूरी तरह से कानूनी रूप से खत्म नहीं हुआ है, इसीलिए इस मामले में उनके पति की भी कानूनी सहमति जरूरी है। अब अदालत से लौटने के बाद दावई ली को अपने घर ले गया और उसे ही अपनी बीमार माँ की देखभाल करने की नौकरी के साथ रहने की जगह भी देता है। मैं तुम्हें इसके पैसे भी दूंगा और इस केस को हाई कोर्ट तक भी लेकर जाऊंगा। अब उधर कुछ देर बाद तियान को दिखाया जाता है, जो सोए हुए फांग को गोद में उठाकर कूड़ा फेंकने बाहर आया है। तभी उसकी नजर दूर छिपकर खड़ी ली पर पड़ी। वो लगभग हर दिन ली को देखा करता था, जो वहाँ दूर से फांग की एक झलक देखने को आया करती। इसीलिए इस बार तियान उसके पास जाकर उसे लास्ट वार्निंग देते हुए कहा, आज के बाद मेरे बेटे के पास आने की कोशिश भी नहीं करना, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। ली तुरंत माफी मांगते हुए बोली, मैं फांग के पास नहीं आऊंगी, बस सिर्फ उसे दूर से देख लिया करूंगी। ली को वहाँ से भगाने के बाद तियान की भी आंखों में आंसू थे। सच तो ये था कि एक इंसान की गलती की सजा
कई मासूम लोग भुगत रहे थे। अब अगले दिन दावई अपनी माँ को अस्पताल में जांच के लिए लाया। वो ली का भी एक जनरल चेकअप करवाता है क्योंकि वो अब उसके घर में काम करने वाली थी। कुछ देर बाद जब रिपोर्ट आई तो नर्स मुस्कुराते हुए ली को बधाई देते हुए बोली, आप माँ बनने वाली हैं। ली ये सुनकर पूरी तरह हैरान रह गई और बोली, आपसे जरूर कोई गलती हुई है क्योंकि मैं तो कभी माँ बन ही नहीं सकती। नर्स बोली, यह आपकी ही रिपोर्ट है, आपके शरीर में कोई समस्या नहीं है, आप पूरी तरह स्वस्थ और गर्भवती है। ली ये सुनकर पत्थर की तरह वही खड़ी है। उसी पल उसे एहसास हुआ कि इतने सालों तक उसका पति उसे झूठ बोलता रहा। असल में समस्या ली में नहीं बल्कि उसके पति में थी, जो कभी पिता नहीं बन सकता था, पर अपनी कमी छिपाने के लिए उसने हमेशा ली को ही दोषी ठहराया और उसे धोखे में रखा। सच्चाई से रूबरू होते ही उसकी आंखों से लगातार आंसू बहते हैं, लेकिन इस बार उसके आंसुओं में सिर्फ दर्द नहीं बल्कि खुशी भी शामिल होती है, क्योंकि पहली बार उसकी अपनी संतान उसके गर्भ में पल रही थी। वो सचमुच माँ बनने वाली थी। दूर खड़ा शाओ भी ये सब देख रहा था। कुछ समय बाद कहानी स्कूल का दृश्य दिखाती है, जहाँ फांग अपनी क्लास के सामने खड़ा होकर गर्व से अपने परिवार के बारे में बताता है। उसके पापा का नाम तियान है, उसकी माँ का नाम शाओ और उसकी एक छोटी बहन भी है। दरअसल अब धीरे धीरे फांग तियान और शाओ को अपने असली माँ बाबा के रूप में स्वीकार करने लगा था, जिसे देखकर दोनों के चेहरे पर सुकून और खुशी होती है। दूसरी तरफ लियांग अब भी उसी अनाथालय में रह रही है और हर दिन अपनी माँ ली से मिलने का इंतजार करते हुए उम्मीद लगाई रहती है कि एक न एक दिन वो उसे अपने साथ जरूर ले जाएगी। और इसी उम्मीद के साथ मैं भी ये कहानी यही खत्म करती हूँ। दोस्तों, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि सच में घटी एक सच्ची घटना थी। एक तलाकशुदा जोड़ा जिनका छोटा बेटा अगवा हो जाता है और वो उसे सालों तक ढूंढते हैं। अपने बेटे की तलाश के दौरान वो उन माता पिताओं के एक ग्रुप से जुड़ते हैं जिनके बच्चे भी खो चुके हैं और वे सब मिलकर एक दूसरे की हिम्मत बनते हैं। फिल्म के आखिर में इस घटना से जुड़ी असली टीवी कवरेज दिखाई जाती है। ये दिखाता है कि भले ही बच्चा वापस मिल जाए, लेकिन अपहरण जैसी भयानक घटना के जख्म कभी पूरी तरह नहीं भरते। फिल्म किसी को भी पूरी तरह विलन या हीरो नहीं बनाती, बल्कि ये दिखाती है कि ऐसी परिस्थितियों में हर इंसान अपने अपने दुख और मजबूरियों से लड़ रहा होता है। 1990 के दशक के आखिर से लेकर 2010 तक चीन में हजारों बच्चे, खासकर लड़कों का अपहरण कर उन्हें ग्रामीण इलाकों के परिवारों को बेच दिया जाता था। कई बच्चे तो बड़े होने तक अपनी असली पहचान भी नहीं जानते थे। उन्हें ढूंढने के लिए उनके असली माता पिता सालों तक पूरे देश में भटकते रहे और बाद में डीएनए तकनीक की मदद से कई परिवार दोबारा मिल पाए। साल 2011 में असली ली को अदालत की तरफ से लियांग से मिलने की अनुमति मिल गई थी, जिसके बाद वो अनाथालय जाकर लियांग से मिली थी। ये बेहद दिल छूने वाली कहानी अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट्स इसे लाइक करें, शेयर करें, हो सके तो इस वीडियो को हाइप भी जरूर दें। आपका सपोर्ट हमें देते रहे ताकि नई नई कहानियां मैं सुनाती रहूं। मूवीज टाइप कहानी के साथ साथ घटनाओं और भावनाओं से जुड़ी कुछ और जानकारियां भी आप तक पहुंचाती है। तो जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो जल्दी से सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल को हिट करना ना भूले। जल्द मिलती हूँ अगली एक और कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।